हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है, को चैप्टर को हल करेंगे। तो सबसे पहले कि नियामक ज्यामिति, नियामक या जिसको निर्देशांक ज्यामिति भी बोला जाता है, निर्देशांक ज्यामिति या जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो सबसे पहले कि आखिर नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति के जो जन्मदाता हैं वो रेने दकार्ते हैं। आखिर सबसे पहले कि नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो जब समतल ज्यामिति मतलब कि सामान्य ज्यामिति में को अध्ययन करने के लिए बीजगणित का भी उपयोग किया जाता है तो उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। सबसे पहले रेने दकार्ते ने समतल ज्यामितियों का अध्ययन करने के लिए उसमें बीजगणित का भी उपयोग किया। तो बीजगणित का उपयोग किया तो जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि नियामक ज्यामिति के बारे में उनकी पहली सोच एक स्वप्न के कारण हुई। ऐसी कुछ बुकों में मिल जाता है कि जब वो एक रात में सोए थे तो वो स्वप्न देखे थे और वही स्वप्न यानी सपना निर्देशांक ज्यामिति का आधार बना और उन्होंने नियामक ज्यामिति का निर्माण किया। उनकी एक बुक आई थी 1637 ईस्वी के आसपास में, जिसका नाम था लॉ ऑफ ज्योमेट्री। उसी लॉ ऑफ ज्योमेट्री में उन्होंने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में लिखा था और उन्होंने सबसे पहले समतल ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग करके निर्देशांक ज्यामिति का निर्माण किया। तो आखिर निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति जैसे साधारण ज्यामिति में हम रेखा के बारे में जानते हैं, लेकिन एक दिष्ट रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत होती है। वास्तव में निर्देशांक ज्यामिति क्या है कि किसी तल में एक बिंदु को स्वतंत्र रूप से दर्शाने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, x और y। तो यानी यही हमारा जो बीजगणित है कि बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए बीजगणितीय शब्द यानी x और y कि किसी भी तल में एक बिंदु को निर्दिष्ट करने के लिए दो वास्तविक और स्वतंत्र बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो निर्देशांक ज्यामिति का मेन कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई तो बताता है कि किसी भी तल में स्थित एक बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने दो लांबिक रेखाओं की परिकल्पना की, जिसमें से एक को x अक्ष और दूसरे को y अक्ष माना जाता है और दोनों लांबिक रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अब तल में स्थित किसी भी बिंदु की जो स्वतंत्र दूरी होती है वो मूल बिंदु से मापी जाती है। अब एक चीज और कि तल क्या है। तो तल का मतलब है कि जब हम बोर्ड पर बिंदु लिए हैं तो जो बोर्ड है वो हमारा तल है, या मान लो तुम कॉपी के पेज पर एक बिंदु ले रहे हो तो कॉपी का पेज तुम्हारा क्या है, तल है। तो किसी भी तल में स्थित एक बिंदु को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करने के लिए हमें दो स्वतंत्र या कहो कि वास्तविक संख्याओं की जरूरत पड़ती है, जिसे x y से निरूपित किया जाता है। ऐसे तो निर्देशांक जो ज्यामिति है वो 8th-9th क्लास से शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित हमें 3 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है दूरी सूत्र, दूसरा है विभाजन सूत्र और तीसरा है कि किसी त्रिभुज के तीनों नियामक पता हो तो उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो पहला चैप्टर हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो पहला चैप्टर किससे रिलेटिव है। तो पहला चैप्टर कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी तल में दो बिंदु हैं। मान लो कि यहाँ बिंदु है P, जिसका नियामक हमें पता है x1 y1, और यहाँ पर बिंदु मान लो Q, जिसका नियामक पता है x2 y2। अब हमें अगर P और Q के बीच की दूरी निकालनी है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाएगी, ये पहले चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करना है। ऐसे तो दो बिंदुओं के बीच के जो दूरी सूत्र होता है, मान लीजिए कि हमें PQ निकालना है तो PQ के बीच की दूरी होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी पहले x नियामक यानी x नियामक के अंतर का वर्ग प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी y नियामक के अंतर का वर्ग। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र है अंडर रूट x नियामक के अंतर का वर्ग प्लस y नियामक के अंतर का वर्ग। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आखिर ये सूत्र आया कहाँ से। तो आज हम लोग इस सूत्र को पहले स्थापित करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को हल करेंगे। अब इस दूरी सूत्र को हम सिद्ध कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमें एक तल में ये दो बिंदु दिया गया है। इस बिंदु का नाम मान रहे हैं P और इसका नियामक मान लेते हैं x1 y1, और एक यहाँ पर बिंदु मान लो Q और इसका नियामक मान लेते हैं x2 y2। अब हमें P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो जब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं कि P से यहाँ पे एक लंब डाल रहे हैं और फिर Q से भी यहाँ लंब डाल रहे हैं। मान लो कि हमारा पॉइंट हो गया M और ये N। फिर यहाँ पर जो कि हमारा ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। लंब कहने का मतलब कि जो ये रेखा है y अक्ष के समानांतर है, ये भी लंब है, मतलब कि y अक्ष के समानांतर है। अब एक चीज और कर रहे हैं कि x अक्ष के समानांतर बिंदु P से एक रेखा खींच रहे हैं जो कि QN को मान लो कि कोई पॉइंट R पर काट रहा है। अब हमें P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो यह तो हमारा बन गया समकोण त्रिभुज PRQ, क्योंकि ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। क्यों? क्योंकि x अक्ष के समानांतर है और जो ये रेखा है y अक्ष के समानांतर है, और x जो y अक्ष होते हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये भी x अक्ष के समानांतर, ये y अक्ष के समानांतर, तो ये भी लंब हो गया, यानी ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज PRQ। अगर इस समकोण त्रिभुज में किसी तरीके से PR और QR पता हो जाए तो हम तुरंत PQ का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है। तो पहला हमारा उद्देश्य होगा कि PR और QR के बीच की दूरी की गणना करें। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट P है, P का नियामक कितना है x1 और y1। तो ये बता रहा है, जैसे निर्देशांक अक्ष में बताया जाता है कि अगर कोई यहाँ पर पॉइंट 3, 4 है, इसका मतलब है कि x अक्ष पर ये कितने दूर है 3 इकाई, और y अक्ष पर ये कितने दूर है 4 इकाई, मतलब कि ये 3 और ये 4। तो जब इसका नियामक x1 है, मतलब कि जो ये पॉइंट होगा ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, तो x1 दूरी पर। अब ऊपर ऊपर y की तरफ कितना जाना है, तो कह रहा है कि y की तरफ y1 चलना है, तो जो PM की दूरी होगी वो y1 होगी। जब ये हमारा दूरी y1 है तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी y1, कहां से कहां तक, तो R से लेके N तक। अब यहाँ पर पॉइंट पकड़ लो, इस पॉइंट का नियामक है x2 y2, मतलब कह रहा है कि x अक्ष पर कितनी दूरी चलना है x2, तो मूल बिंदु से कितनी दूरी चलना है x2, यानी ये टोटल दूरी हो गया हमारा x2, और y अक्ष पर कह रहा है कितना चलना है y2, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो गया हमारा y2। अब सोचो ये टोटल दूरी है x2 और ये दूरी है x1, तो ये दूरी कितना बच गया, तो टोटल में से इस दूरी को घटा लो, तो टोटल कितना है x2 में से इस दूरी को घटाओ तभी तो ये बचेगा, यानी x2 और ये दूरी घटाओ तो ये दूरी कितना है x1। जब ये दूरी हमारा हो गया x2 माइनस x1, तो ये भी दूरी हो गया x2 माइनस x1, क्योंकि ये समानांतर है और ये दोनों लंब है, तो लंब है तो जितना ये दूरी होगा ये भी दूरी उतनी होगी। अब यहाँ पर ये दूरी है कितनी y1, N से R तक की दूरी कितनी है यहाँ से, तो ये y1, और N से Q तक टोटल दूरी कितनी है y2, हमें चाहिए QR, तो टोटल दूरी यानी QN में से जब RN को हम घटा देंगे तो दूरी निकल कर आ जाएगी, तो QN कितना है y2 में से घटाना है किसको RN को, तो RN का मान कितना है y1। अब हमें पता चल गया कि QR का मान कितना है y2 माइनस y1 और PR का मान कितना है x2 माइनस x1। तब तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आसानी से हम PQ का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से चेक कर लो, पहले सब मान लिख लो। ये मान लो कि पॉइंट O है, तो OM कितना है x1, OM का मान है x1। फिर ON का मान कितना है x2, ON का मान x2। हमें चाहिए MN, तो MN के लिए मैं क्या करना होगा, पूरा x2 में से x1 को घटाना होगा,
तो एम एन किसके बराबर आ गया, x2 माइनस x1 के, और एम एन किसके बराबर है, पी आर के, तो एम एन कह सकते हैं किसके किसके बराबर, पी आर के, तो पी आर भी आ गया कितना, x2 माइनस x1। अब हमें चाहिए यहाँ से देख लो ये मान कितना है, तो पी एम y1 के बराबर है, साथ में आर एन भी y1 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि पी एम बराबर आर एन, तो पी एम बराबर आर एन कितना है, y1, ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, y1, तो y1। अब हमें चाहिए कौन, क्यू आर, तो क्यू आर निकालने के लिए क्यू एन में से आर एन को घटाया गया, कितना आया है, y2 माइनस y1, तो यहाँ पर क्यू आर का मान आ गया y2 माइनस y1। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो पकड़ लो समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू तो हमें चाहिए, यही दूरी हमें चाहिए, तो जैसे का तैसा छोड़ दो, पी आर देखो पी आर कितना है, तो पी आर किसके बराबर है, x2 माइनस x1 का, x2 माइनस x1, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान कहाँ, यहाँ है, क्यू आर का मान y2 माइनस y1, सॉरी वहां पर देखो आया है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो क्यू आर का मान हो गया y2 माइनस y1, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब एक चीज हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो या b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालो, दोनों का एक ही होता है, तो तुम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो, दोनों सेम है, तो हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे पहले इसको हटाओ, स्क्वायर है तो इधर आकर क्या होगा, रूट, यानी अंदर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र हो गया कि पी क्यू के बीच की दूरी क्या होगी, अंदर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कहो, दोनों सेम है। इसी प्रकार से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कहो या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कहो, दोनों आसान है, दोनों एक ही है। हाँ, अब एक याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है क्या, कि पहले नियामक जो हमारा x1 है, तो यानी हम कह सकते हैं कि x नियामक के अंतर का वर्ग प्लस y नियामक के अंतर का वर्ग, यही हमारा दूरी सूत्र हो गया। अब एक चीज और, अगर मान लो कि मूल बिंदु से हमें किसी बिंदु की दूरी निकालनी होगी, तो मूल बिंदु के लिए x1 और y1 का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0 0। तो अगर मान लो कि P जो पॉइंट है उसका नियामक कितना है, 0 0, और Q का अब मान ले कि Q का नियामक कितना है, x y, तो अगर दोनों मान इस सूत्र में सेट करें तो पी क्यू बराबर अंदर रूट x1 का मान कितना हो गया, 0 माइनस x2, और x2 का मान कितना है, x का होल स्क्वायर प्लस y1, और y1 का मान कितना है, 0 माइनस y2, और y2 का मान कितना है, y। तो अब हमारा आ गया पी क्यू बराबर अंदर रूट 0 में से x घटाओ माइनस x का वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 0 में से y घट गया माइनस y का वर्ग y स्क्वायर, यानी मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या होगी, अंदर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हो गई, तो हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो उसके लिए क्या सूत्र निकल कर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हमें दोनों बिंदुओं का नियामक पता हो तो दूरी, दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे कि अंदर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर मूल बिंदु से हमें किसी बिंदु की दूरी निकालनी होगी तो डायरेक्ट सूत्र होगा अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस सूत्र यही सूत्र की सहायता से चैप्टर 7.1 को हल करना है, लेकिन उसके लिए एक चीज और हमें ज्ञान होना चाहिए
कि निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि वो आयत है कि वर्ग है कि त्रिभुज है, तो किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इसके लिए कुछ कंक्लूजन निकाल कर रखा गया है। पहला कि अगर मान लो कि हमें सिद्ध करना है कि दिया गया जो मान लो कि हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों नियामक दिए गए हैं, ए बी सी के, ए के भी नियामक पता है, बी का भी नियामक पता है और सी का भी नियामक पता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न हमसे पूछ सकता है कि बताए कि दिया गया त्रिभुज किस प्रकार का है, मतलब कि समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु है कि समकोण है। तो जैसे समबाहु के लिए तो अगर दूरी सूत्र प्रयोग करके पहले ए बी निकालेंगे फिर बी सी, जब दोनों नियामक पता है तो ए बी निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे और ए बी का मान निकाल लेंगे। जब ए बी निकलेगा उसी प्रकार से बी सी निकाल लेंगे, उसी प्रकार से ए सी निकाल लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ए बी बी सी और ए सी का मान कैसा है। अगर ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजा अगर आपस में बराबर हो जाए, मतलब दूरी सूत्र से जो मान निकाला गया है अगर तीनों आपस में बराबर होगा तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो तो वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। उसी प्रकार से वर्ग के लिए क्या किया जाएगा, तो जब वर्ग हमें देगा तो वर्ग की चारों भुजा पता होगी ए बी सी और डी। उस स्थिति में हम ए का नियामक, बी का नियामक, सी का नियामक और डी का नियामक, चारों शीर्ष के नियामक पता होंगे। ऐसी स्थिति में हम पहले ए बी निकालेंगे फिर बी सी निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, फिर सी डी निकाला जाएगा, फिर ए डी निकाला जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर चारों भुजा आपस में बराबर है तो ये तो वर्ग होगा और नहीं तो समचतुर्भुज होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है, तो फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करके दोनों विकर्ण निकाला जाएगा, ए सी और बी डी। अब इसके चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए तो वर्ग होगा। अगर सिर्फ चारों भुजा आपस में बराबर हैं लेकिन दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो सिर्फ समचतुर्भुज होगा, अब ये वर्ग नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें पता करना है कि दिया गया चतुर्भुज आयत है या समानांतर चतुर्भुज है। तो मान लो कि दिया गया होगा चारों शीर्ष ए बी सी डी, ए का भी नियामक पता होगा, बी का भी, सी का भी और डी का भी। अब हम फिर दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे फिर बी सी फिर सी डी फिर ए डी। अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए तो या तो वो आयत होगा या तो समानांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि आयत है या समानांतर चतुर्भुज है, तो फिर दोनों विकर्ण भी निकालेंगे, ए सी और बी डी। अब देखो ए और सी दोनों का नियामक पता है तो इसी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, तो दूरी सूत्र प्रयोग करके ए सी भी निकालेंगे, बी डी भी निकालेंगे। अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए और दोनों विकर्ण भी बराबर हो जाए तो क्या होगा, आयत होगा। लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर हो किंतु विकर्ण आपस में बराबर न हो तो ऐसी स्थिति में वो समानांतर चतुर्भुज होगा। एक बार अब से कि अगर चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए, विकर्ण भी बराबर हो जाए तो वर्ग होगा। चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए किंतु विकर्ण बराबर न हो तो समचतुर्भुज होगा। अब आयत के लिए कि आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए और साथ में दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए तो आयत होगा। लेकिन अगर आमने सामने की भुजा तो बराबर हो जाए किंतु दोनों विकर्ण आपस में बराबर न हो तो ऐसी स्थिति में वो समानांतर चतुर्भुज होगा। एक और आता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो समकोण त्रिभुज के लिए हमारा शर्त है कि मान लो कि त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। अब हमें जांच करना है तो हम फिक्स नहीं बना रहे हैं कि कौन कौन 90 डिग्री का है, इसी तरह से एक रफ कर लेंगे, दूरी सूत्र प्रयोग करके ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। अब किसी भी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि दूरी सूत्र से हम ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या जो बड़ी भुजाएं तो मान लो ए बी बी सी ए सी निकालोगे तो फिक्स है कि इसमें से कोई एक बड़ा होगा। अगर बराबर है तब तो मान लो कि समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भुजा बड़ा है तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा।
अभी तक हम ये लोग दोनों सूत्र को स्थापित कर चुके हैं कि अगर दो बिंदु P और Q पता है, जैसे मान लीजिए कि P का नियामक x1 y1 तथा Q का नियामक x2 y2 है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी दोनों x नियामक के अंतर का वर्ग प्लस दोनों y नियामक के अंतर का वर्ग। और दूसरा हम लोग ये सूत्र देखें कि मूल बिंदु से मान लो कि कोई बिंदु है पी एक्स वाई, जिसकी दूरी निकालनी है, तो बताया गया कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस दोनों सूत्र के प्रयोग से कुछ एक्सरसाइज का प्रश्न हल करते हैं, जहां हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो मान लीजिए कि इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि 2, 3 और 4 ये के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि ये बिंदु P है, जिसका नियामक हमें दिया गया है 2, 3 और एक का नियामक है 4, 1, 2, 3। दूसरा मान लो कि ये Q, जिसका नियामक दिया गया है 4, 1 और कह रहा है कि P Q के बीच की दूरी निकालिए। तो मान लो कि यहाँ पर P को हम मान रहे हैं कि हमारा है x1 y1, जो कि नियामक कितना दिया गया है 2, 3, और Q को हम मान रहे हैं कि हमारा है x2 y2। ऐसे इसमें से किसी को भी तुम x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। तो Q का नियामक कितना है 4, 1। अब हमें P Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो P Q की दूरी के लिए सूत्र बताया गया कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान सेट करो x1 का मान कितना है 2, माइनस x2 का मान कितना है 4, वर्ग है तो वर्ग, प्लस y1 का मान कितना है, देखो बाद में y1 है तो y1 का मान 3, माइनस y2 और y2 का मान कितना है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, 2 में से 4 घट गया तो 2 में से 4 घट गया, -2 और माइनस का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -2 का वर्ग 2 दूनी का 4, प्लस 3 में से गया 2, 2 का वर्ग 2 दूनी का 4। अब ये हो गया 4 और 4 8, 8 का अगर गुणनखंड निकाल कर लिखना चाहते हो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा जाएगा। ये जोड़ा है तो बाहर निकल जाएगा, रूट में रह गया 2, यानी P और Q के बीच की दूरी कितनी है 2√2 इकाई। इसी प्रकार से मान लो कि कोई अन्य बिंदु दिया गया है, जैसे मान लो कि हमें एक बिंदु दिया गया है A, इसका नियामक मान लो कि दिया गया है 4, 6, और एक दूसरा बिंदु B जिसका नियामक हमें पता है 8, 6। अब कह रहा है कि A और B के बीच की दूरी निकालिए। तो जब हमें A और B के बीच की दूरी निकालनी है तो देखो हम डायरेक्ट सूत्र यूज कर रहे हैं, कैसे उसको ध्यान में रखना है। तो सूत्र हमारा है दोनों x नियामक के अंतर का वर्ग। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पहला माइनस पहला, यानी 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 का वर्ग, प्लस अब दूसरा माइनस दूसरा, यानी 6 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 का वर्ग। अब यहाँ 4 में से 8 गया, -4 का वर्ग, प्लस 6 में से 6 घट गया 0 का वर्ग, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस होगा, 4 चौका 16, प्लस ये 0 खत्म, और 16 का वर्गमूल 4, यानी A और B के बीच की दूरी कितनी है 4 इकाई है। तो इस तरह से हम पहला प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब एक और दूसरा इसमें प्रश्न दिया गया है। दूसरा प्रश्न है एनसीईआरटी का, जो कि बिंदु 0, 0, एक बिंदु हमारा A जिसका नियामक कितना है 0, 0, और एक दूसरा बिंदु B जिसका नियामक कितना है 36, 15, 36, 15, कह रहा है कि A B के बीच की दूरी निकालिए। तो तुम यहाँ भी ऐसे भी सेट कर सकते हो 0 मान करके, नहीं तो एक डायरेक्ट सूत्र यहाँ बताया गया है कि मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होगी, तो अंडर रूट मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां हमारे एक्स वाई क्या है, तो यही दोनों नियामक x और y हैं। अगर a b के बीच की दूरी निकालनी है तो सीधा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा चेक कर लो, तो 36 का स्क्वायर ये हो गया 6 6 का 36, तितरी का 9, 6 18 दूनी 36, 6 6 3 9, 9 3 12, 1296, 1296 प्लस 15 का वर्ग होगा 15 15 225। अब इसको जोड़ लो, 6 और 5 11,
9 व 2 11 1 12, फिर यहाँ पर 2 2 4 1 हासिल 5 और 1 1521। 1521 का वर्गमूल कितना होगा? चेक कर लो, शायद 29 होगा। चेक कर लो, 1521 का वर्गमूल। ये 3 बार में, तितरी का 9, 6 2 1 3 3 6। देखो कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। 9 81, 9 छक्का 54, 9 81 8, 9 छक्का 54, 54 8 62, मतलब 39। यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 39 इकाई। इस तरह से हम प्रश्न को दूसरे को हल कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है कि सिद्ध करें कि क्या बिंदु, 3 बिंदु दिए गए हैं, हमें बताना है कि क्या संरेख हैं। तो अब संरेख हमें कैसा पता चलेगा कि दिए गए 3 बिंदु संरेख हैं या नहीं है? तो 3 बिंदु के संरेख होने का शर्त ये तो होता है, मान लो कि एक बिंदु है, एक यहाँ बिंदु बी और एक यहाँ बिंदु सी। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो ऐसी स्थिति में ए बी और बी सी दोनों का जोड़ ए सी के बराबर होगा। तो 3 बिंदु के संरेख की जांच हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तीनों बिंदु से, मान लीजिए कि पहला बिंदु, दूसरा और तीसरा, तो पहले दूरी सूत्र प्रयोग करके ए बी निकालेंगे, फिर दूरी सूत्र प्रयोग करके बी सी निकाल लेंगे और फिर दूरी सूत्र प्रयोग करके ए सी निकाल लेंगे। अगर कोई भी, किसी भी 2 दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर हो जाएगा तो वो संरेख होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो वो संरेख नहीं होगा। जैसे मान लो कि 3 बिंदु दिया गया है, मान लो कि एक बिंदु ये हमारा हो गया ए, एक यहाँ बिंदु मान लो बी और ये बिंदु सी। ए का नियामक दिया गया है कितना? ए का नियामक है 1 5, बी का नियामक 2 3 और सी का नियामक -2 -11, -2 -11। तो हम बता रहे थे कि 3 बिंदु के संरेख होने का शर्त क्या है कि 3 बिंदु संरेख होंगे यदि किसी भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाए। यानी तब हमें पहले निकालेंगे ए बी, फिर बी सी और उसके बाद ए सी। हम देखेंगे क्या किसी भी 2 का जोड़ तीसरे के बराबर हो रहा है या नहीं। तो चलो पहले ए बी निकाल लो, ए बी। ए बी के लिए बताया गया कि अंडर रूट ए बी, ध्यान रखो कौन है? ए और बी, यही है ना। तो पहला माइनस पहला यानी 1 - 2 का वर्ग प्लस दूसरा माइनस दूसरा यानी 5 - 3 का वर्ग। हल कर लो इसको, 1 में से 2 गया -1 का वर्ग 1, 5 में से 3 गया 2 और 2 का वर्ग 2 दूनी का 4। तो ये हो गया 4 1 5, यानी ए बी का मान आ गया 5 √5। इसके बाद बी सी निकालो, तो बी सी, तो बी सी के लिए ये दोनों पॉइंट हो गया बी सी, बी और सी। तो निकालो पहला माइनस पहला, अंदर रूट पहला माइनस पहला यानी 2 माइनस, ये क्या है? -2 है, तो पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरा यानी 3 माइनस, ये भी कितना है? -11 है, तो ये भी माइनस है तो ये +11 का होल स्क्वायर। अब हल कर लो, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 4 4 का 16, 11 और 3 14, 14 का वर्ग 196। जोड़ लो कितना हो गया? 6 व 6 12, 9 10 1 हासिल 11, 1 1 2, 212। हो सकता है इसका फैक्टर निकाल लो 212 का, तो 212 का 2 से कटाओगे तो 106, फिर 2 से 53, मतलब 2 बाहर आ रहा है। तो ये हो गया 2 बाहर हो गया, तो 2 अंदर रूट 53। बीसी के बाद एसी। अब एसी निकाल लो, एसी का मतलब कि यहाँ पर ए है और ये सी है, तो ए से सी तक जाना है, तो पहला माइनस पहला, एसी बराबर अंदर रूट पहला माइनस पहला यानी 1 - 2, लेकिन ये पहले से माइनस है तो ये +2 का होल स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरा यानी 5 माइनस, ये -11 है तो ये +11 का होल स्क्वायर। अब ये 2 1 3 तितरी का 9 प्लस 11 5 16, 16 का वर्ग 256। तो ये कितना हो गया? 256 और 9 265।
फैक्टर चेक कर लो किसका निकल रहा है कि नहीं। 265, 5 से कटा लो, 5वां 25, 1 15, 35 15। देखो अब नहीं निकलेगा, इसका मतलब फैक्टर नहीं निकलने वाला है। तो नहीं निकलने वाला तो क्या, यहाँ चेक करो, ये पहला दूरी ए बी है, ये हमारा बी सी है और यहाँ पर ए सी है। तो क्या किसी भी दो को जोड़ने पर तीसरा आ रहा है? देख लो, यहाँ इसको जोड़ोगे तो ये नहीं आएगा, इसको भी जोड़ के बाद ये नहीं आएगा, अगर इसको जोड़े तभी ये नहीं आएगा। मतलब इसमें से किसी भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, फिर यहाँ लिखो बी सी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, फिर बी सी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू ए बी। यानी मतलब हुआ कि किसी भी दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है। तो नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी तथा सी समरेख नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जांच करें कि क्या बिंदु, 3 बिंदु दिए गए हैं, कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो पहले मान लो कि त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब तीन त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक दिए गए हैं। नियामक दिया गया है 5 - 2, 5 - 2। बी का नियामक है 6, 4 और सी का नियामक मान लो 7 - 2। कह रहे हैं कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बताया गया कि कैसे जांच किया जाएगा। तो पहले ए बी दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे। अगर इस ए बी बी सी ए सी में से कोई दो आपस में बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करो, ए बी निकाल लो। चलो पहले ए बी निकाल लो। ए बी बराबर अंडर रूट, कैसे बताया गया कि ए और बी निकालना है तो पहला माइनस पहला और फिर दूसरा माइनस दूसरा का वर्ग करना है। तो पहला माइनस पहला यानी 5 - 6 का वर्ग प्लस दूसरा का अवंतर -2 में से घटाना है -4, -2 - 4 का वर्ग। ये हो गया 5 में से 6 हो गया -1 का वर्ग 1, फिर -2 और -4 -6 -6 का वर्ग 6 का 36। तो 36 है 1 37। अब इसका गुणनखंड भी नहीं निकलेगा तो छोड़ दो। ए बी के बाद बी सी निकालो। तो अब बी सी ये हो गया। तो बी सी के लिए पहला माइनस पहला यानी अंडर रूट 6 - 7, 6 - 7 का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरा यानी 4 माइनस क्या है दूसरा -2 है। तो जब वो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 6 में से 7 गया -1 का वर्ग 1, 4 2 6 6 का वर्ग 6 6 का 36। तो 36 और 1 37, ये भी आ गया 37। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, फिर ए सी निकाल लो। तो अब ए सी पहला माइनस पहला यानी अंडर रूट 5 - 7, 5 - 7 का वर्ग प्लस फिर दूसरा माइनस दूसरा यानी दूसरा वहां पर है -2 इसका है -2। तो माइनस एक प्रश्न सूत्र में है, ये भी माइनस है तो ये हो गया +2 का होल स्क्वायर। 5 में से 7 गया -2 का वर्ग 4 प्लस 2 2 तो कट गया 0 0 का वर्ग 0, 4 0 4 और 4 का वर्गमूल 2। हम देख रहे हैं कि देखो दो भुजा आपस में बराबर हो रही हैं। ए बी का मान भी कितना है अंडर रूट 37 और बी सी का मान भी अंडर रूट 37। हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी जो कि दोनों का मान कितना आ रहा है √37। तो इस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हैं, कौन कौन ए बी और बी सी। तो जो दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो कि हमें यही दिखाना था कि सिद्ध करें कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक ग्राफ में ऐसे चित्र दिखाया गया है। प्रश्न कर रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर प्रवेश करती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से ये कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है।
मतलब ए बी सी और डी को ज्वाइंट करने के बाद एक वर्ग बनेगा, चंपा कह रही है, जबकि चमेली इस बात को नहीं मानती हैं। तो हमें दिखाना है कि कौन सही है, चंपा है सही है या चमेली। तो अगर मान लो कि ए बी सी डी एक वर्ग होगा तब तो चंपा सही है, अगर वर्ग नहीं होगा तो चमेली सही है। अब इस कथन को हमें दिखाना है कि क्या ए बी सी डी को जोड़ने के बाद एक वर्ग बन रहा है। तो पहले तो हमें एक का नियामक चाहिए। तो पहले देख लो कि एक बी सी डी का नियामक कैसे निकाला जाएगा। वास्तव में ये चतुर्थांश का ऐसे निर्देशांक ज्यामिति के लिए तल होगा। तो यही ये पार्ट है, प्रथम पार्ट, जो कि यहाँ निकाल कर रखा गया है, क्योंकि देखो यहाँ से 0 से चालू हो रहा है ये। तो अब देखो ये इस पर x मान देखा जाएगा और इस पर y मान देखा जाएगा। तो अब देखो x के लिए कितने लाइन जा रहे हो, 3। तो a का नियामक x नियामक हो गया 3 और y के लिए कहाँ जा रहे हो, 4 पर, तो इसका y नियामक हो गया 4। अब फिर d के लिए आ जाओ। तो d के लिए x से कितनी दूर जा रहे हो, देखो 6, और y के लिए कितना जा रहे हो, तो देख लो यहाँ पर 1, तो इसका नियामक हो गया 6 1। फिर c के लिए चेक करो, तो c के लिए x पर कितनी आ रहे हो, 9, यहाँ लिख लो 9। और y के लिए देखो कहाँ आ रहे हो, 4, तो इसका नियामक हो गया 4। फिर b के लिए चेक करो, तो b के लिए x पर कितना जा रहे हो, 6, और y के लिए कितना जा रहे हो, 7। तो अब हमें चारों बिंदु का नियामक पता चल गया। अब हमें ये बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो हम पीछे बताए कि वर्ग के लिए क्या करना चाहिए हमें, कि चारों भुजा और विकर्ण निकालना चाहिए। अगर चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए, साथ साथ में इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तब ये वर्ग होगा। अगर इस कंडीशन को ये नहीं फॉलो करेंगे तब ये वर्ग नहीं होगा। तो चलो इसको ज्वाइंट कर लो, ए बी से सी से डी और ए से डी। अब हमें दिखाना है कि वर्ग है या नहीं है। तो बारी बारी से पहले बी सी डी ए डी निकाल लेंगे, फिर दोनों विकर्ण निकाल लेंगे। तो पहले ए बी निकालो, ए बी बराबर अंडर रूट, क्या बताया गया, ए से बी निकालना है तो पहले नियामक का अंतर यानी 3 - 6, और इसके बाद 4 - 7, ये हो गया 3 - 6 का वर्ग प्लस 4 - 7 का वर्ग। 3 में से 6 गया -3 - 3 का वर्ग, तितरी का 9, प्लस 4 में से 7 गया -3 - 3 का वर्ग 9, तो ये हो गया 9 9 18। 18 के लिए लिख सकते हैं 3√2, चेक कर लो। 18 के लिए गुणनखंड हो गया 2 से 9, फिर 3 से 3, तो 3 जोड़ा हो रहा है तो बाहर निकल जाएगा, 2 रूट में रह जाएगा। ए बी के बाद बी सी निकालो, तो BC का मतलब कि हमारा पॉइंट हो गया। तो 6 - 9 और 7 - 4, तो 6 - 9 का वर्ग प्लस 7 - 4, 7 - 4 का वर्ग। 6 में से 9 गया -3 - 3 का वर्ग, तितरी का 9, 7 में से 4 गया 3 3 का वर्ग 9, ये हो गया 9 9 18। 18 के लिए फिर हो गया 3√2। BC के बाद अब हमें चाहिए CD। अब CD के लिए चेक करो, ये है हमारा CD, 9 - 6 4 - 1, तो अंडर रूट 9 - 6 का वर्ग प्लस 4 - 1 का वर्ग। तो 9 में से 6 गया 3 3 का वर्ग, तितरी का 9, 4 में से गया 3 3 का वर्ग 9, ये भी हो गया 9 9 18, जिसका गुणनखंड निकल कर 3√2। CD के बाद अब हमें चेक करना है AD। तो AD मतलब ये पॉइंट हो गया 6 - 3 और 1 - 4, अंडर रूट 6 - 3 का वर्ग प्लस 1 - 4 का वर्ग। तो 6 में से 3 गया 3 3 का वर्ग, तितरी का 9, अब 1 में से 4 गया -3 - 3 का वर्ग भी 9, तो 9 9 18। 18 के लिए 3√2। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसकी चारों भुज आपस में बराबर हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या इसके विकर्ण भी बराबर हैं। अगर विकर्ण बराबर हो जाएंगे तब तो ये वर्ग होगा, विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो समचतुर्भुज हो जाएगा। तो विकर्ण निकालो, तो कौन विकर्ण, AC। तो पहले AC निकाल लो, विकर्ण AC। तो विकर्ण AC मतलब A और C पॉइंट पर जाना है, तो 3 - 9 और 4 - 4। तो विकर्ण AC के लिए अंडर रूट पॉइंट हमें एक पकड़ना है A
और एक सी। ए का नियामक 3 4, इसका नियामक 9 4, तो 3 माइनस 9, ये हो गया 3 माइनस 9 का वर्ग, प्लस दूसरा क्या है 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का वर्ग, 9 3 में से 9 गया, माइनस 6 का वर्ग, 6 6 का 36, प्लस 4 4 तो ये कट गया तो 0, 36 0 36, 36 का वर्गमूल 6। अब विकर्ण विधि निकालो, विकर्ण विधि, विकर्ण विधि का मतलब बी और डी पॉइंट पकड़ना है। अब इसको बी और डी को, तो 6 माइनस 6 और 7 माइनस 1, तो 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस 7 माइनस 1 का वर्ग, तो 6 6 कट गया 0, 7 में से गया 6, 6 का वर्ग 6 6 का 36, 36 0 36, 36 का वर्गमूल 6। तो दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो गए। हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों आपस में बराबर है। कितना मान आ रहा है चारों का 3√2। साथ साथ में दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी। तो वह चतुर्भुज जिसके चारों भुज आपस में बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो एक वर्ग होता है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। अब बात ये कौन कर रहे थे वर्ग के लिए, चंपा, इसका मतलब कि चंपा सही है, चंपा सही है। इस तरह हम एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है, जो प्रश्न नंबर 6 का पहला प्रश्न है कि चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं, तो पूछ रहे हैं कि बताइए कि चतुर्भुज किस प्रकार का है, यानी समानांतर चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है कि आयत है या वर्ग है। तो मान लो कि जैसे ये हमारा चतुर्भुज हो गया ए बी सी और डी, ये चारों शीर्ष दिए गए हैं, चारों शीर्ष लिखो। लेकिन चतुर्भुज के शीर्ष लिखते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, वो क्या है कि जो चारों शीर्ष दिए जाते हैं वो क्रमवार लिखे जाते हैं, या तो तुम घड़ी के दिशा में लिखो या तो घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे मतलब हुआ कि यहाँ पहला लिख ले, यहाँ दूसरा लिख ले, और तीसरा यहाँ लिख दे, चौथा यहाँ लिख दे, तो गलत होगा। जब भी चतुर्भुज के शीर्ष लिखे जाते हैं तो लगातार, मतलब अगर यहाँ से चालू करो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ से चालू करो पहला दूसरा तीसरा चौथा, कहीं से चालू करो पहला दूसरा तीसरा चौथा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा, या तो तुम घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में एक नियमित क्रम से शीर्ष लिखना होता है। तो चलो पहला नियामक -1 2, -1 -2, इसके बाद इसको लिख रहे हैं दूसरा 1 0, तो फिर तीसरा यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं, तीसरा ये होगा -1 2 और चौथा है -3 0। अब कह रहा है कि बताइए कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो दोहरी सूत्र प्रयोग करो, पहले ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी और दोनों विकर्ण निकाल लो। अगर चारों भुज आपस में बराबर विकर्ण भी बराबर तो वर्ग, अगर चारों भुज आपस में बराबर विकर्ण नहीं बराबर तो समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजा बराबर हो विकर्ण भी बराबर हो तो आयत, आमने सामने की भुजा बराबर हो किंतु विकर्ण बराबर न हो तो समानांतर चतुर्भुज। तो चलो दोहरी सूत्र प्रयोग करके निकालो। चलो पहले निकालो ए बी, तो ए बी के लिए अंडर रूट, हम बता रहे थे कि ए बी मतलब ये दोनों नियामक, तो पहला माइनस पहला के वर्ग प्लस दूसरा माइनस दूसरा का वर्ग, यानी -1 -1, -1 का वर्ग प्लस दूसरा -2 और -0, -2 का वर्ग, -1 -2 का वर्ग, दो दूनी का 4, -2 में -0 जोड़ोगे तो -2 का वर्ग 4, तो 4 4 8, 8 के लिए गुणनखंड हो जाएगा 2√2। ए बी के बाद बी सी निकालो, तो बी सी अब इसको निकालना है, तो पहला माइनस पहला यानी 1 माइनस, इसमें है -1 तो ये भी माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा माइनस दूसरा यानी 0 -2 का वर्ग, 1 का 1 2, 2 का वर्ग, दो दूनी का 4, 0 में से 2 गया -2 और -2 का वर्ग 4, तो 4 4 8, ये भी हो गया 2√2। बी सी के बाद अब निकालो सी डी, सी डी मतलब ये दोनों पॉइंट, पहला माइनस पहला यानी -1 और माइनस, वो भी पहले से -3 है तो +3 हो जाएगा का वर्ग, प्लस
दूसरा माइनस दूसरा, यानी 2 माइनस 0 का वर्ग। 3 में से गया 2, 2 का वर्ग 2 दूनी का 4, 2 में से 0 गया 2, 2 दूनी का 4, 4 है 4 8, 8 के लिए हम लिख सकते हैं 2√2। सी डी के बाद ए डी। अब ए डी मतलब ये पॉइंट निकालना है, तो पहला माइनस पहला, यानी -1 अंडर रूट -1 -3, तो पहले से माइनस है तो +3 का होल स्क्वायर, फिर -2 -0, -2 -0 का स्क्वायर। 3 में से गया 2, 2 का वर्ग 2 दूनी का 4, -2 में 0 जुट गया, -2 का वर्ग 4, ये हो गया 4 4 8, 8 के लिए 2√2। अभी देख रहे हैं कि चारों भुज आपस में बराबर हैं। अब हमें पता करना है कि क्या इसके दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। अगर दोनों विकर्ण बराबर तो वर्ग, अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो सिर्फ ये समचतुर्भुज हो जाएगा। तो पहले विकर्ण AC निकालो, तो विकर्ण AC का मतलब ए और सी को लेना है, तो पहला माइनस पहला, यानी अंडर रूट पहला -1 -1, तो ये तो माइनस है तो +1 का होल स्क्वायर, ये हो गया -2 और यहाँ पर 2 हैं तो -2 और -2 का स्क्वायर, तो एक एक तो कैंसिल हो गया, 0 0 का स्क्वायर 0, -2 और -2 -4 का वर्ग 16, ये हो गया 16 0 0 16 और 16 का वर्गमूल 4। विकर्ण AC के बाद निकाल लो विकर्ण BD, विकर्ण BD मतलब अब हमें लेना है B और D को, ये हमारा हो गया B और ये D, पहला माइनस पहला अंडर रूट पहला मतलब 1 माइनस उसमें से पहला तो -3 है तो +3 प्लस अब दूसरा और माइनस दूसरा, तो ये तो दोनों 0 0 हैं तो 0 - 0 का स्क्वायर, तो 3 1 4 4 का वर्ग 4 चौका 16 16 का वर्गमूल 4। तो देखो इसके विकर्ण भी दोनों आपस में बराबर हो गए। यहाँ लिखो चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर सब कितना आ रहा है 2√2, तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, ये दोनों कितना आ रहा है 4, तो इनके चारों भुजा भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, अतः ABCD एक वर्ग है, अतः ABCD एक वर्ग है। इसी प्रकार से इसमें 2 और प्रश्न दिए गए हैं कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए गए हैं, हमें बताना है कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो पीछे बताया गया कि अगर चारों भुज आपस में बराबर विकर्ण बराबर तो वर्ग, सिर्फ चारों भुज आपस में बराबर हो जाएगी विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए, यानी एडी किसके बराबर BC के और AB किसके बराबर CD के, और दोनों विकर्ण बराबर हो जाए तो आयत होगा। आमने सामने की भुजा बराबर हो किंतु विकर्ण बराबर न हो तो समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो तुम लोग इसी प्रकार से शेष 2 प्रश्न को हल करके प्रैक्टिस कर सकते हो, वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर मान लो कि हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा, मान लो यहाँ 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 कहीं पर, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होता है तो उसका नियामक होता है x0। लेकिन अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होगा, y अक्ष का मतलब ये खड़ी लाइन है उसी पर कहीं, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो उसका नियामक होता है 0 और y। इसके अलावा अगर बिंदु कहीं पर होगा तो उसका नियामक होगा x, y। माने चतुर्थांश में अक्ष को छोड़कर कहीं भी चतुर्थांश में होगा तो उसका नियामक xy माना जाता है। लेकिन अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो उसका नियामक होगा x0। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें x अक्ष पर ही चलना है, y अक्ष पर कहीं नहीं जाना है, तो नहीं जाना है मतलब 0। अब y अक्ष पर, तो y अक्ष के लिए कह रहा है कि तुम कहीं भी जाओ सिर्फ y अक्ष पर, x पर कहीं नहीं जाना है, तो x का मान 0, y का वैल्यू होगा। तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसका नियामक x0, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो उसका नियामक 0y होगा। तो प्रश्न में दिया गया है कि जो बिंदु है वो कहां पर है, x अक्ष पर है, तो जब x अक्ष पर है तो उसका नियामक कैसा होगा x0, अगर y पर होगा तो उसका नियामक 0y। तो मान लो कि बिंदु P है, बिंदु P है जो कहाँ है, ये बिंदु x अक्ष पर, तो x अक्ष पर है मतलब कि इसका नियामक होगा x0। अब कह रहा है कि बिंदु P से
एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ हैं। इससे समान दूरी पर दो बिंदु हैं। मान लो कि एक ए है या एक बी है। अब ए का भी नियामक दिया गया है और बी का भी। ए का नियामक पता है 2-5, 2-5 और बी का नियामक पता है 2-5 और -2 9। अब प्रश्न में एक शर्त दिया है कि जो ए और बी है वो पी से समदूरस्थ हैं। सम का मतलब समान और दूरस्थ का मतलब कि दूर है, यानी जितनी एपी की दूरी है उतनी ही बीपी की दूरी है, अर्थात एपी और बीपी आपस में बराबर हैं। बस ये प्रश्न में दिया गया है। तो मान लो कि चूंकि बिंदु पी है एक्स अक्ष पर है तो उसका नियामक क्या होगा x0। अब प्रश्न में शर्त दिया है, क्या शर्त दिया है कि AP बराबर BP, यानी जितनी AP दूरी है उतनी ही BP दूरी है, यानी AP बराबर BP। अब सोचो अगर x बराबर y है तो इसका वर्ग भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब AP BP के बराबर है तो AP स्क्वायर भी BP स्क्वायर के बराबर होगा। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि स्क्वायर करने की क्या जरूरत है। तो स्क्वायर कर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हमें दूरी पता है कि दूरी सूत्र जो दूरी होता है वो अंदर रूट होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर इधर हम रूट न देना चाहें तो इसका मतलब कि इधर वर्ग होगा। तो इसीलिए वर्ग कर रहे हैं ताकि रूट का जो झमेला है वो समाप्त हो जाए। आखिर बाद में भी जाकर फिर वर्ग करके रूट हटाना होगा, इसलिए हम पहले ही वर्ग करके रूट को हटा देते हैं तो रूट का काम ही खत्म, यानी जो रूट वाला झमेला है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं। अब एपी क्या है, तो ए और पी के बीच की दूरी है, तो चलो एपी के बीच की दूरी लगाओ। तो बीच की दूरी क्या होगी, x-2 और 0-5, पहला माइनस पहला और दूसरा माइनस दूसरा। तो एपी के लिए तो क्या हो रहा है हमारा x-2, x-2 का वर्ग प्लस अब दूसरा माइनस दूसरा, यानी 0 माइनस, वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर। तो बीपी के लिए चेक कर लो, बीपी क्या है हमारा, ये बी और बी के बीच की दूरी। तो पहला माइनस पहला यानी एक्स माइनस पहला तो -2 है, ये हो गया +2 का होल स्क्वायर प्लस 0-9, 0-9 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम रूट नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, क्योंकि पहले से वर्ग चल रहा है। तो वर्ग के लिए तो ये दूरी सूत्र हो गया और बीपी के लिए ये दूरी हो गया। अब प्रश्न में है कि दोनों दूरी आपस में बराबर हैं, बस इसको हल करके हमें x का मान निकालना है। तो हल कर ले, ये आ गया -b का होल स्क्वायर, ये हो गया a² -2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4 -2ab 2 दूनी का 4x प्लस 0 में 5 जुड़ गया तो 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 दूनी का 4x प्लस 0 में से 9 गया -9 का वर्ग 9 81, देखो प्लस x² कट गया +4 अब यहाँ माइनस है प्लस है तो नहीं कटेगा। अब x को एक और कर लो, अंक को एक और, तो -4x, ये प्लस है तो इधर आकर -4x बराबर इधर बच गया कितना 81, ये प्लस 25 है तो -25, ये हो गया -4x -8x बराबर 81 में से 25 घट गया, 11 में से 5 गया 6, ये बच गए 7 में से 2 गया 5, 56। अब ये गुणा है तो इधर आकर भागा, -x बराबर 56/8, 8 7 56, तो x का मान कितना आ गया -7, हमें x तो चाहिए। तो p का नियामक कितना हो गया, x0 माना गया है और x का मान कितना आ गया -7, 0 ज्यों का त्यों। तो यही p का नियामक होगा -7 0, जो कि 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो बिंदु P है इसका अगर नियामक -7 0 रखेंगे तो P A और B से समान दूरी पर स्थित होगा। इस प्रकार इस समीकरण प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि y का वह मान ज्ञात करें जिससे बिंदु P और Q, तो दो बिंदु हमें दिए गए हैं, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है।
ई का नियामक हमें पता है, ई का नियामक दिया गया है 2 - 3, 2 - 3 और Q का नियामक दिया गया है 10y। अब कह रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 है। तब कह रहा है कि y का मान ज्ञात करें कि y का मान कितना होता है कि P और Q के बीच की दूरी 10 हो जाए। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस P और Q के बीच की दूरी हम खुद निकाल लें कि P और Q के बीच की दूरी कितनी आ रही है। और जो प्रश्न में दिया गया है दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, y का मान निकल जाएगा। तो चलो P और Q के लिए दूरी निकाल लो। तो PQ बराबर, तो PQ बराबर हम बता रहे थे क्या होता है, पहला माइनस पहला। एक चीज और, यहाँ अगर हम रूट नहीं देना चाहते हैं तो इसको वर्ग करके चले। अगर इधर वर्ग होगा तो यहाँ रूट नहीं होगा, यहाँ रूट दोगे तो यहाँ वर्ग नहीं दोगे, तो यहाँ वर्ग कर देते हैं ताकि रूट के हम समस्या जो है वो खत्म हो जाए। तो पी क्यू निकाल लो, तो पहला माइनस पहला यानी 2 - 10 का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरा यानी -3 - y लिखो या y + 3 लिख लो, दोनों बातें कही है। बता रहे थे जब सूत्र स्थापित हुआ कि तुम y1 - y2 का होल स्क्वायर लिखो या y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पर रूट नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम वर्ग दिए हैं। अब पी क्यू तो कह रहे हैं कि पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है 10, तो पी क्यू के जगह पर 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 में से 10 गया -8 का वर्ग 8 × 64 प्लस ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 6y, ये हो गया 10 10 100 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 9 4 13 6 1 7, इसको भी इधर भेज लो। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 प्लस से तो इधर आकर -100 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 6y 73 में से 100 गया -27 बराबर 0। अब ये आगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात बहु समीकरण, और द्विघात समीकरण के हल करने की विधि या तो मध्य पद को तोड़कर या विविक्तकर की सहायता से या श्रीधराचार्य की सहायता से, जैसे भी हो निकाल लो, द्विघाती सूत्र भी प्रयोग करके। तो अच्छा है कि चलो हम गुणा करके निकाले मध्य पद को तोड़कर। तो 27 में 1 से गुणा हुआ तो 27, 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर 27 जोड़ घटाव करने पर 6 आ जाए, तो क्या होगा 9 3 3 27, 9 में से 3 गया 6। तो y स्क्वायर प्लस 6 के स्थान पर हमें लिखना है 9 और 3, तो 9y - 3y - 27 बराबर 0। अब ये जोड़ा हो गया, यहाँ से y कॉमन काढ़ो तो y प्लस 9, इन दोनों में क्या मिल रहा है -3, तो -3 कॉमन लो तो y प्लस 3, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 9 27 9। जब ये अंदर के पद समान होंगे तो समझ जाना कि हमारा गुणनखंड सही है, अगर ये समान नहीं होंगे तो गलत है। अब इसके बाद गुणनखंड नियम है कि बाहर वाले को एक में लिखा जाता है y - 3, इसमें से कोई एक को लिखा जाएगा y + 9 बराबर 0। अब यहाँ आ रहा है कि दो अंकों का गुणा 0 है, तो दो अंकों का गुणा 0 तभी होता है जब उसमें पहला 0 हो या दूसरा 0 हो या दोनों 0 हो। तो हमें तो नहीं पता है कि कौन 0 है, तो दोनों 0 लेकर चलो। लिखो यदि मान लो कि पहला 0 है y - 3 बराबर 0, तो y बराबर 3। अब मान लो कि अब दूसरा 0 है, और यदि y + 9 बराबर 0 तो y बराबर प्लस है तो इधर आकर -9, तो यही हमारा y का मान हो गया, या तो 3 नहीं तो -9। y के स्थान पर 3 भी रखेंगे तब भी बीच की दूरी 10 होगी, और -9 भी रखेंगे तब भी बीच की दूरी 10 होगी। इस प्रकार से हम प्रश्न 8 नंबर को हल कर सकते हैं, 9 नंबर को। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं।